हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे प्यारे से चैनल बहन्स पढ़ाई में। आज हम करेंगे अपना क्लास 12th बिजनेस का चैप्टर नंबर 3 विच इज बिजनेस एनवायरनमेंट। काफी कुछ जानने को मिलेगा इस चैप्टर से हमें, ठीक है। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले दो चीजें। सबसे पहले कोई भी डाउट है तो आपको क्या करना है, इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मेरे को डीएम करना है। और दूसरा ये नोट्स चाहिए तो आपको टेलीग्राम पे ऑलरेडी मिल जाएंगे, दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपने इस पार्ट को विच इज बिजनेस एनवायरनमेंट। कहने का साफ सीधा मतलब ये है कि हमारे बिजनेस जैसे देखो, हमारा एनवायरनमेंट है, पर्यावरण है, इसमें कब क्या हो जाए किसको पता है ना, कुछ भी नहीं पता होता। कब कौन सी पॉलिसी आ जाए, कब रेट बढ़ जाए, कब कौन सी पॉलिटिकल पार्टी बदल रही है ना। तो उस चीज की वजह से हमारे बिजनेस में काफी ज्यादा फर्क आ सकते हैं, चेंजेस आ सकते हैं। जैसे कोरोना का टाइम आया, पहले सैनिटाइजर्स वगैरह इतने ज्यादा यूज नहीं होते थे, लेकिन कोरोना के टाइम पे हाइजीन जो है, हाइजीन इंडस्ट्री की जितनी प्रोडक्ट्स है वो सबसे ज्यादा बढ़ गए, है ना। तो इन्वायरमेंट में चेंज है। इन्वायरमेंट में क्या चेंज है, कोरोना जैसी महामारी आई तो बिजनेस में क्या फर्क होने लग गया कि हेल्थ के रिलेटेड जितनी प्रोडक्ट्स हैं वो बूस्ट हो गए, वो वाले बिजनेस ज्यादा बूस्ट हो गए, ठीक है। या फिर आप देख सकते हो कि ऑनलाइन जो गैजेट्स की कंपनीज थी वो ज्यादा यूज मतलब बढ़ गई। जैसे कि जूम मीटिंग आप लगा सकते हो, गूगल मीट आप लगा सकते हो, माइक्रोसॉफ्ट जो टीम्स थी वो आप लगा सकते हो। तो काफी सारे बिजनेस में चेंज आ सकते हैं बिकॉज ऑफ एनवायरमेंट, ठीक है। तो अब बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है वो देख लेते हैं। ये कुछ फोर्स होते हैं। बिजनेस एनवायरनमेंट माने कुछ ऐसे फोर्स या फिर कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशन। अब सबसे पहले फोर्स देखो, चाहे वो फोर्स इकोनॉमिक हो, सोशल हो, पॉलिटिकल हो, टेक्नोलॉजिकल हो, कुछ ऐसे फोर्स और कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशन। इंस्टीट्यूशन जैसे कि सप्लायर, कस्टमर, कॉम्पिटिटर्स, ये सारे जितने भी सप्लायर, ये सारे जितने भी इंस्टीट्यूशन है, तो इन सबको मिला के जो फर्म के, जो ऑर्गेनाइजेशन के बाहर है, ठीक है, ये सब चीजों को देख के हमारी फर्म के मेंबर्स को डिसीजन लेना पड़ता है कि अब हमें ये चेंज आ रहा है हमारे पर्यावरण में, तो अब हमें कैसे करना चाहिए आगे का काम ताकि हमारे बिजनेस पर असर ना पड़े, ठीक है। तो ये चीज होती है बिजनेस एनवायरनमेंट की। तो अब बिजनेस एनवायरनमेंट में क्या क्या चीजें होती हैं, वो सारे के सारे कॉन्स्ट्रेंट या वो सारे के सारे फोर्सेस जो हमारी फर्म के या फिर जो हमारे बिजनेस के बाहर है और जिनको हमें कंसिडर करना पड़ता है ताकि हमारा बिजनेस जो है वो सही सलामत रहे, ठीक है। सो देयरफॉर फर्म को पता होना चाहिए कि भाई बाहर के जमाने में क्या चल रहा है, कौन कौन से फोर्स आ रहे हैं, कौन कौन से इंस्टीट्यूशन आ रहे हैं, ठीक है। और इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए ही हमें कुछ ऐसा प्लान करना पड़ता है, कुछ ऐसी स्ट्रैटेजी लानी पड़ती है, कुछ ऐसा काम करना पड़ता है जिससे कि हमारे बिजनेस के ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स है वो अचीव हो जाए, साथ ही साथ हमारा बिजनेस जो है वो लॉन्ग टर्म में खड़ा रहे, सर्वाइव करता रहे। सो ये होता है बिजनेस एनवायरनमेंट। अब इसके कुछ फीचर्स देख लेते हैं। सबसे पहले तो टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। एक्सटर्नल फोर्सेस कौन से होते हैं, सोशल, पॉलिटिकल, एनवायरमेंटल, टेक्नोलॉजिकल, और भी इसमें एक और चीज थी, इकोनॉमिकल, ठीक है। तो ये जितने भी फोर्सेस हैं वो, और जो कि बिजनेस फर्म के बाहर है, तो सारे फोर्सेस मिला के एक बिजनेस एनवायरनमेंट बनता है। नेक्स्ट इज स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस। अब बिजनेस एनवायरनमेंट में दो टाइप के फोर्स होते हैं, स्पेसिफिक और जनरल, ठीक है। स्पेसिफिक फोर्सेस में आते हैं जैसे कि इन्वेस्टर जिसने कंपनी में इन्वेस्ट किया हुआ है, जो कंपनी के कॉम्पिटिटर्स है, जो कंपनी के कस्टमर होते हैं, ये स्पेसिफिक फोर्स होते हैं, ठीक है, जो कि हमारे बिजनेस को डायरेक्टली असर डालते हैं। और जनरल फोर्सेस वो होते हैं जैसे कि सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, लीगल, टेक्नोलॉजिकल, जो हमारे बिजनेस को इनडायरेक्टली असर डालते हैं। तो ये होते हैं स्पेसिफिक और जनरल फोर्सेस जिसकी वजह से बिजनेस एनवायरनमेंट हमारा बना हुआ है, जो कि हमारे इन्वायरमेंट को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली असर डालता है। तीसरा है हमारा इंटर रिलेटेडनेस, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, जितने भी फोर्सेस हैं, सोशल, पॉलिटिकल, लीगल और इकोनॉमिकल, जितने भी हैं वो सारे एक दूसरे के ऊपर इंटर रिलेटेड हैं। जैसे कि मान लो हेल्थ केयर की इतनी ज्यादा अवेयरनेस बढ़ गई है कि ऑर्गेनिक फूड और रोस्टेड स्नैक्स की जो डिमांड है वो बढ़ गई है, ठीक है। तो ये सारे इंटर रिलेटेड होते हैं। डायनेमिक बिजनेस एनवायरनमेंट जो है वो स्टैटिक नहीं होता, स्टैच्यू नहीं होता, वो डायनेमिक होता है, बदलता रहता है। चेंज इन टेक्नोलॉजी आता रहता है, चेंज इन कस्टमर फैशन बदलता रहता है, कस्टमर के टेस्ट बदलते रहते हैं। जैसे पहले सब कुछ
पिज़्ज़ा, बर्गर, जंक फूड के ऊपर बहुत ज़्यादा लोग जो हैं अभी भी है थोड़ा बहुत, बट थोड़ी बहुत अवेयरनेस आ गई है लोगों में कि अब हमें जो है हेल्दी के ऊपर शिफ्ट होना चाहिए, क्योंकि जंक फूड के कितने सारे नुकसान हैं। तो अब इन सब चीज़ों को कम करके कस्टमर की जो टेस्ट है वो ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं इन ऑर्गेनिक इंडस्ट्री, ठीक है? ऑर्गेनिक फूड इंडस्ट्री। अनसर्टेनिटी, वही बिज़नेस एनवायरनमेंट अनसर्टेन है, हमें नहीं पता होता कि फ्यूचर में क्या-क्या चीज़ें होनी होती है, ठीक है? कॉम्प्लेक्सिटी, अब बिजनेस एनवायरनमेंट जो है वो कॉम्प्लेक्स है। अगर हम इसको पार्ट में समझें कि भाई बाहर क्या चल रहा है, तो वो तो इजीली समझ में आ जाएगा, लेकिन अब टोटलिटी में समझेंगे तो मुश्किल हो जाएगा। जैसे अभी अचानक से एक न्यूज़ आ गई कि 2000 के नोट जो है वो बैन हो गए हैं, ठीक है? तो हमने इस पूरी न्यूज़ को एक बार में सुना तो समझ में नहीं आया, लेकिन हम इसको पार्ट-पार्ट में समझेंगे ना तो हमें इस एनवायरनमेंट चेंज का समझ में आ जाएगा कि ये है क्या चीज़, ठीक है? रिलेटिविटी, बिजनेस एनवायरनमेंट जो है वो एक रिलेटिव कंसेप्ट है, मतलब कि ये कंट्री टू कंट्री, सिटी टू सिटी, रीजन टू रीजन, फॉर्म टू फॉर्म डिफर करता है। मान लो कि शिफ्ट हुआ प्रेफरेंस में, सॉफ्ट ड्रिंक से शिफ्ट होकर लोग बाग जूस के ऊपर आ गए, शिफ्ट हो गए, तो इससे जूस मेकिंग कम्युनिटी को फायदा हो गया और सॉफ्ट ड्रिंक मैन्युफैक्चरर्स के लिए दिक्कत हो गई, ठीक है? जैसे मैंने अभी आपको समझाया ही है कि लोग जो है जंक के ऊपर जाके, जंक से शिफ्ट होके ऑर्गेनिक चीजों पे आ गए हैं, ठीक है? और जूस भी वो लोग वो यूज़ नहीं करते जो पैकेट में आते हैं, बल्कि निकलवाते हैं जूस को, इतना भी फ़र्क आ गया है, ठीक है? अब आते हैं हम, क्या इम्पोर्टेंस है बिज़नेस एनवायरनमेंट की? भई बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे मान लो बिज़नेस नई हमारे एनवायरनमेंट में कोई नई चीज़ चली है, हमने उसको जान लिया, बहुत जल्दी जान लिया कि अच्छा ऐसा-ऐसा चल रहा है हमारे एनवायरनमेंट में, तो हमें पता चल जाए कि हाँ, अगर ये चीज़ हमारे मार्केट में चल रही है, तो हम इसको अपॉर्च्युनिटी समझ लेते हैं और उस अपॉर्च्युनिटी को हासिल करने की कोशिश करते हैं ताकि हमें प्रॉफिट हो जाए, तो ये एडवांटेज हो गया, ठीक है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ थ्रेट्स, अब भाई ये चीज़ चल रही है बाहर की मार्केट में या फिर बाहर के एनवायरनमेंट में, तो इससे हमारे बिज़नेस को ये खतरा हो सकता है, तो हम कुछ एक्शन ले लेते हैं ताकि हम उस खतरे से बच जाएँ, ठीक है? नेक्स्ट इज टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज, अब हमें पता होता है कि कौन सी अपॉर्चुनिटी है, कौन सी थ्रेट है, और हमें कैसे कैसे प्लानिंग के साथ काम करना है उस बिजनेस एनवायरनमेंट की चीज को लेकर, ठीक है? तो हम रिसोर्सेज को उसी तरीके से यूज करेंगे जैसे हमने प्लान किया हुआ है, तो हम यूजफुल रिसोर्सेज को टैप करेंगे। नेक्स्ट इज, जितने भी चेंजेस हो रहे हैं रैपिडली हमारे इन्वायरमेंट में, हम उनके साथ कोप अप कर रहे हैं, कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, उनको सह रहे हैं, ताकि हमारी जो बिजनेस एनवायरनमेंट है वो एफिशिएंटली और इफेक्टिवली चलती रहे। नेक्स्ट इज असिस्टेंस इन प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन, जैसे भी इन्वायरमेंट में चेंजेस आते रहते हैं, हमारी प्लानिंग की स्ट्रैटेजीज जो है बदलती रहती हैं, हम उसी हिसाब से पॉलिसीज बनाने लग जाते हैं ताकि हमारे इन्वायरमेंट, ताकि हमारे बिजनेस को जो भी अपॉर्चुनिटी है वो हम गैदर कर लें और जितने भी थ्रेट्स हैं उनको उनके साथ हम कोप अप करें, ठीक है? इस तरीके से। अब हेल्प इन इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस, मान लो जैसे अच्छी सी बिजनेस अपॉर्चुनिटी आई, हमने उसको गैदर कर लिया, हमारी परफॉर्मेंस अच्छी हो गई इन विद द हेल्प ऑफ इंक्रीमेंट इन प्रॉफिट, तो परफॉर्मेंस अच्छी हो जाती है, ठीक है? अगला अब हम पढ़ेंगे, जैसे मैंने आपको बताया कि बिजनेस एनवायरनमेंट में फोर्सेस होते हैं, जैसे कि इकोनॉमिकल या फिर पॉलिटिकल, लीगल, टेक्नोलॉजिकल, काफी सारे फोर्सेस होते हैं। तो अब इकोनॉमिक एनवायरनमेंट पढ़ते हैं, वो भी इंडिया का, कि इंडिया का इकोनॉमिक एनवायरनमेंट कैसा है, ठीक है? अब हमारी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, वो हमारे देश में काफ़ी सारे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो है वो लागू करती रहती है। जैसे आपने पढ़ा होगा एनईपी 1991 अपनी इकोनॉमिक्स की बुक में, है ना? इंडियन इकोनॉमिक्स की बुक में, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इन जुलाई 1991। इसमें क्या होता था, इस पॉलिसी का ये मतलब है कि हमारे देश में जितने भी इकोनॉमिक डिफिकल्टीज लाया कर रही थी, उससे अपने देश को निकालना और अपनी कंट्री की बढ़ोतरी को जल्दी-जल्दी बूस्ट अप करना, ठीक है? अब एनईपी 1991 के क्या-क्या फीचर्स थे वो देखो। 6 इंडस्ट्रीज ऐसी थी जिनको लाइसेंस लेना पड़ेगा, ठीक है? सिर्फ 6 इंडस्ट्रीज, बाकी सबको लाइसेंस से फ्री कर दिया गया था। और पब्लिक जो सेक्टर था, यानी कि गवर्नमेंट जिसको संभालती थी, वो सिर्फ 4 इंडस्ट्रीज को संभालेगी और किसी इंडस्ट्री को नहीं संभालेगी, ठीक है? अब पब्लिक सेक्टर के पास से सिर्फ पब्लिक सेक्टर के पास तो 4 इंडस्ट्री रहेगी, बाकी सारी इंडस्ट्री किसके हाथ में चलेगी? प्राइवेट सेक्टर के हाथ में चलेगी। उस चीज को हम कहते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। उसके बाद फॉरेन कैपिटल या फिर फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, यानी कि बाहर का देश अगर हमारी इंडिया में पैसा लगाना चाहे या फिर इंडिया जो है अपना पैसा बाहर लगाना चाहे, तो वो आराम से लगा सकती है, कोई भी उसके अंदर दखलंदाजी नहीं देगा, जैसे कि स्टेट, ठीक है? तो ये सब चीजें भी हुआ। अगर आप फॉरेन कंपनीज के साथ कोई टेक्नोलॉजी का एग्रीमेंट साइन करवाते हो, तो उसके लिए आपको ऑटोमेटिकली परमिशन मिल जाएगी। तीसरा,
मतलब छठा कि जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड है यानी कि एफआईपीबी पीबी उसको सेटअप किया गया ताकि इंडिया में बाहर की करेंसी ज्यादा आए, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आए इंडिया में, बाहर की एमएनसीज आए, ठीक है। और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जितनी भी थी उनको बहुत सारे बेनिफिट्स दिए जाने लग गए, जैसे कि लोन फैसिलिटी, मतलब क्रेडिट की फैसिलिटी, मार्केटिंग फैसिलिटीज, इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पर तीन और चीजें इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में हम देख सकते हैं, इंडिया के तीन और स्ट्रैटेजीज लागू की गई, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और लिबरलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन क्या होता है कि अपने देश की इकोनॉमी को बाहर के देशों की इकोनॉमी के साथ कनेक्ट करना, ताकि कोहेसिव ग्लोबल इकोनॉमी बन जाए। बाहर के देश का जितनी भी टेक्नोलॉजी है या अपने देश की जितनी भी टेक्नोलॉजी है वो बाहर जाए, बाहर से अंदर जाए, चाहे वो टेक्नोलॉजी है, चाहे वो पर्सन है, चाहे वो कैपिटल है, कैपिटल मतलब पैसा, चाहे वो ट्रेड है, ट्रेड में बाइंग एंड सेलिंग होता है, एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट आता है, तो ये होता है ग्लोबलाइजेशन। तो 1991 तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स लगा रखे थे इंडिया के एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट पे, ठीक है। जैसे कि लाइसेंस लगा रखे थे, टैरिफ पॉलिसीज लगा रखी थी, बहुत सारे, मतलब अगर कुछ तुम इम्पोर्ट भी करोगे तो इतने क्वांटिटी ला सकते हो, इससे ज्यादा नहीं ला सकते, तो ऐसी थी, बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स थे, ठीक है। और उसके बाद एनईपी 91 जब आया, तब उसके अंदर बहुत सारे टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट आने लग गए, लिबरलाइजेशन होने लग गया, इम्पोर्ट में लिबरलाइजेशन आ गया। लिबरलाइजेशन का क्या मतलब है कि पहले ना कोई भी अगर इंडस्ट्री सेटअप होती थी किसी भी प्रोडक्ट के लिए, तो उसको लाइसेंस लेना पड़ता था, लेकिन अब जो है कोई भी लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है। ओनली 6 इंडस्ट्रीज ऐसी थी जिनको लाइसेंस लेने की जरूरत थी, जैसे कि लिकर वगैरह हो गए, है ना, या फिर कोई सिविल गुड हो गया, इस टाइप से। तो और जो एक्सपोर्ट था उसमें भी अब टैरिफ, जो ड्यूटीज थी वो हटा दी गई थी, फॉरेन एक्सचेंज आने लग गया था, तो ये सब ग्लोबलाइजेशन का असर था। लिबरलाइजेशन का क्या मतलब है वो देखो, लिबरलाइजिंग द इंडियन बिजनेस एंड इंडस्ट्री फ्रॉम अननेसेसरी कंट्रोल, की इंडियन बिजनेस के ऊपर और इंडस्ट्री के ऊपर जितना भी अननेसेसरी कंट्रोल था, चाहे वो स्टेट का था या फिर गवर्नमेंट का था, वो सब हट जाता था, ठीक है। और प्राइवेट सेक्टर की ग्रोथ में जिन जिन चीजों ने अड़चन डाल रखी थी उनको भी हटा दिया गया था, जैसे कि लाइसेंस को अबॉलिश करना। आप डिसाइड कर सकते हो कि आपका बिजनेस लार्ज स्केल का होगा, मीडियम स्केल का होगा, स्मॉल स्केल का होगा। गुड्स एंड सर्विसेज में आपको कोई भी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में दिक्कत नहीं आएगी, रिस्ट्रिक्शन सारी हटा दी थी। आप अपनी मर्जी से आप प्राइस रख सकते हो, आपके लिए टैक्स रेट जो हम रिड्यूस करेंगे, अननेसेसरी कंट्रोल जितने भी है इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट पे उनका प्रोसीजर हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, मतलब सिंपल कर देंगे, और फॉरेन कैपिटल को अट्रैक्ट करेंगे। तो ये सब चीजें किसमें आ गई थी, लिबरलाइजेशन में, मतलब कि आजादी मिल जाना, ठीक है। और उसके बाद तीसरी चीज क्या करी थी, प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन में क्या होता है, पहले ज्यादातर जो इंडस्ट्री थी वो पब्लिक सेक्टर के हाथ में थी, यानी कि गवर्नमेंट सेक्टर के हाथ में थी, लेकिन अब एनईपी 1991 के आने के बाद पब्लिक सेक्टर में तो सिर्फ 4 इंडस्ट्री रहेगी, बाकी सारी किसको दे दी गई थी ओनरशिप, प्राइवेट सेक्टर को, जिसको हम क्या कहते हैं, डिसइन्वेस्टमेंट। तो रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर तो कम हो गया और रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर जो है वो ज्यादा हो गया, ठीक है। अगर कोई ऐसी इंडस्ट्री है जो कि प्राइवेट वाले नहीं संभाल सकते या फिर उसमें पब्लिक की ही जरूरत होती है, तो वो पब्लिक के हाथ में चली जाती है, ठीक है। अब प्राइवेटाइजेशन आएगा इंडिया में तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी बढ़ेंगी, डेवलपमेंट होगी, इस तरीके से प्राइवेटाइजेशन लाया गया, ठीक है। उसके बाद डिसइन्वेस्टमेंट, प्लान डिसइन्वेस्टमेंट की पॉलिसी लागू की गई कि पब्लिक सेक्टर कम हो जाए, प्राइवेट सेक्टर ज्यादा हो जाए। और उसके बाद अगर कोई इंडस्ट्री ऐसी थी जिसके अंदर पैसा लगाना बेकार था, लॉस खाई जा रही थी, बीमार पड़ गई थी, तो उसके लिए एक बोर्ड सेटअप किया गया, बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल और फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन, यानी कि BIFR, ठीक है। तो ये सेटअप किया गया फॉर बेसिकली 6 यूनिट्स ऑफ इंडस्ट्री, ओके। तो ये कुछ था हमारा, लाइक कि इंडिया का इकोनॉमिक इन्वायरमेंट कैसा था, राइट। अब हम आगे देखते हैं क्या है डायमेंशन या फिर कंपोनेंट ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। अब कौन कौन से बिजनेस इन्वायरमेंट के कंपोनेंट है, सबसे पहले इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, कि हमारे इन्वायरमेंट में अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है, महंगाई आ रही है, या फिर जो पीपल की इनकम है वो चेंज हो रही है, हमारी मॉनेटरी पॉलिसी कैसी है, प्राइस लेवल अपर नीचे अपर डाउन हो रहा है, तो ये जितनी भी चीजें वो कौन सी इन्वायरमेंट खिलाती है, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट खिलाती है, जिसकी वजह से हमारे फॉर्म पे असर पड़ता है। सोशल इन्वायरमेंट में क्या होती है, जैसे कि हम
हमारे इंडिया जो वो वास्ट कंट्री है, अलग-अलग टाइप के, अलग-अलग कम्युनिटीज़ के, अलग-अलग कास्ट के, अलग-अलग रिलीजन को फॉलो करने वाले यहाँ पर लोग रहते हैं, ठीक है? सो सबके अलग कस्टम है, सबके अलग बिलीव हैं, सबका अलग लिटरेसी लेवल है, एजुकेशन लेवल है, लाइफ़स्टाइल है, वैल्यूज़ हैं, उसके हिसाब से भी हमारी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा चेंज आता है। जैसे कि अब जो है लोग बाग ज़्यादा अटेंशन किसको देने लग गए? हेल्थ को अटेंशन देने लग गए, जिसकी वज़ह से मिनरल वाटर डाइट कोक इन सब की जो डिमांड है वो ज़्यादा बढ़ गई है, ऑर्गेनिक जूस की डिमांड बढ़ गई है और जो डिमांड थी टबैको की या फिर फैटी फूड प्रोडक्ट की वो डिक्रीज़ हो गई है। तो ये जैसे-जैसे हमारे कस्टमर का टेस्ट बदलता रहता है, कस्टमर के अंदर नई-नई नॉलेज आती रहती है, तो उसी के हिसाब से वो प्रोडक्ट खरीदने लग जाता है। तो ये चीज़ सब चीज़ें किसके अंदर आती हैं? सोशल एनवायरनमेंट के अंदर। नेक्स्ट इज़ टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। अब भाई हमारा जो इनोवेशन का लेवल है, इन्वेंशन का लेवल है, वो बदलता जाता है। हर साल न्यू-न्यू टेक्नोलॉजीज़ जो हैं वो आती रहती हैं, जिससे कि हमारा टाइम भी कम लगता है और प्रोडक्ट भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी का बन के आता है। जैसे कि अब पुरानी वॉचेज़ जो थी, वो बंद हो गई हैं, डिजिटल वॉचेज़ आ चुकी हैं, कॉटन का कपड़ा, सिल्क फैब्रिक का कपड़ा खत्म हो के आर्टिफिशियल फैब्रिक के कपड़े आ रहे हैं और जैसे कि रेलवे टिकट जो थी, वो पहले मैनुअल लानी पड़ती थी, लेकिन अब इंटरनेट पे बुक हो जाती है। सो टेक्नोलॉजी जो है, वो बदलती रहती है, तो इसको ये चीज़ किसके अंदर आ जाती है? टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट के अंडर। अब हम बात करते हैं पॉलिटिकल एनवायरनमेंट की। अब जैसे देखो हमारी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है वो बदलती रहती हैं। जैसे मान लो आज कोई एक पॉलिटिकल पार्टी है, वो सारे बिज़नेस पे ध्यान देती है, सबको सब्सिडी प्रोवाइड करती है। लेकिन मान लो अगर कोई कल को ऐसी पॉलिटिकल पार्टी आ गई जो कि बुरे-बुरे लॉज़ लेके आ रही है, तो उसका बिज़नेस के ऊपर भी बहुत बुरा असर पड़ेगा, ठीक है? और बिज़नेस के ऊपर असर पड़ेगा तो हमारे देश की इकॉनमी के ऊपर असर पड़ेगा। तो ये होता है पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, ठीक है? अब जैसे कि बैंगलोर और हैदराबाद जो है वो सबसे ज़्यादा फ़ेमस है आईटी के लिए, क्योंकि वहाँ पे जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो काफ़ी अच्छी-अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती हैं आईटी कंपनी को कि भई तुम यहाँ पर आओ, हम तुम्हें टैक्स रेट कम देंगे, तुम्हें हमें टैक्स कम देना पड़ेगा, तुम्हें हमारे पास यहाँ पर मार्केट मिलेगा, इस तरीके से। नेक्स्ट इज़ लीगल एनवायरनमेंट। लीगल एनवायरनमेंट क्या होता है? ये गवर्नमेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव, कोर्ट जजमेंट, डिसीजन ऑफ वेरियस कमीशन एंड एजेंसीज़ के ऊपर डिपेंड करता है। मतलब जैसे-जैसे लॉज़ आते जाएँगे जो कि गवर्नमेंट पास करेगी, वैसे-वैसे ही हमारे बिज़नेस पे असर पड़ेगा। जैसे अब एक लॉ आया कि जितने भी अल्कोहलिक प्रोडक्ट है, जितने भी दारू वाले प्रोडक्ट हैं, उनका आप ऐड किसके ऊपर नहीं कर सकते? टीवी के ऊपर नहीं ला सकते और अगर कोई खरीदना आता है आपका प्रोडक्ट तो आप उसके नीचे वार्निंग लिखोगे कि ये जानलेवा है, ठीक है? तो ये लीगल एनवायरनमेंट के ऊपर भी आपका जो बिज़नेस है वो बहुत डिपेंड करता है। तो ये कुछ हमारे बिज़नेस एनवायरनमेंट के कंपोनेंट्स थे, ठीक है? अब इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में क्या-क्या चेंजेस आए हैं, क्या-क्या स्टेप्स लिए गए वो हम देखते हैं। सबसे पहले न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई। इसके अंदर क्या था कि इंडस्ट्री को फ्री कर दिया गया लाइसेंस से, दूसरे कंट्रोल से फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ सकता है, ये आया। न्यू ट्रेड पॉलिसी कि मतलब कि जितना भी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट है वो अब ईज़िली एक्सचेंज हो सकता है, सिंपल प्रोसीजर हो गया था। फिस्कल रिफॉर्म लेके आए, तो इंडिया में पहले बहुत ये दिक्कत थी कि खर्चा तो बहुत ज़्यादा हो रहा है लेकिन रेवेन्यू कम आ रहा है। तो इंडियन गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे भी फीचर्स लेके आए, कुछ ऐसे भी तरीके लेके आए ताकि फिस्कल रिफॉर्म जो है वो किए जा सकें, ठीक है? अब फिस्कल डेफिसिट क्या होता है कि ज़्यादा स्पेंड हो रहा है, इनकम कम आ रही है। तो ये चीज़ और जीडीपी यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसका क्या मतलब होता है कि हमारे देश में जितने भी प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, जितनी भी सर्विस प्रोड्यूस हो रही है, उनकी फाइनल वैल्यू को जोड़ के हमारे देश की जीडीपी बनती है। तो इनको इम्प्रूव करने के लिए भी गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे रिफॉर्म्स निकाले, गवर्नमेंट ने काफ़ी सारी स्कीम्स निकाली थी ताकि फिस्कल रिफॉर्म जो है वो इम्प्रूव हो जाए, ठीक है? नेक्स्ट इज़ मॉनेटरी रिफॉर्म कि हमारे जितने भी बैंक हमारे इंडिया में हैं, वो कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपको ब्याज दे रहे हैं, कितना आपसे ब्याज ले रहे हैं, ठीक है? लोन के उसमें। तो और देश में कितना पैसा सर्कुलेट होगा, वो सब कौन देखेगा? मॉनेटरी रिफॉर्म और कितना होना चाहिए, इस तरीके से। नेक्स्ट इज़ कैपिटल मार्केट रिफॉर्म। अब गवर्नमेंट ने बहुत सारे लोग हैं, वो अपना बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं, चाहे वो बड़े लेवल का है, छोटे लेवल का है। तो अब पैसे की बड़ी दिक्कत आती है कि पैसा कहाँ से लाएँ? तो बहुत सारी चीज़ें उन्होंने लॉन्च की हैं।
जैसे कि सेबी लॉन्च किया है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसमें आप अपना पैसा एज अ इन्वेस्टर लगा सकते हो या फिर ले भी सकते हो, ठीक है। आपको डिबेंचर्स पे रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, और उसके बाद आपको म्यूचुअल फंड भी आप स्टार्ट कर सकते हो। प्राइवेट सेक्टर जो वो अपना म्यूचुअल फंड सेटअप कर सकता है। तो ये सारे कैपिटल मार्केट रिफॉर्म भी सेटअप किए गए ताकि पैसा यहाँ से सर्कुलेट किया जा सके। नेक्स्ट इज डिसमेंटलिंग प्राइस कंट्रोल। अब यहाँ पर गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्टेप्स लिए थे ताकि वो प्राइस कंट्रोल को हटा सके। मतलब कि जैसे फर्टिलाइजर, आयरन एंड स्टील और पेट्रो प्रोडक्ट्स में गवर्नमेंट की कोई दखलंदाजी नहीं होती कि वो उसमें अपने खुद के प्राइस डाले, ठीक। और कुछ चीजों के इम्पोर्ट पे काफी ज्यादा रिस्ट्रिक्शन लगी रहती थी कि इस चीज का अगर इम्पोर्ट हुआ तो तुम्हें ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। अब वो चीजें रिमूव हो गई हैं। तो ये सारे इकोनॉमी में काफी सारे रिफॉर्म्स लाए गए थे बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। अब क्या होता है कि जो गवर्नमेंट ने फैसले लिए थे, जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज थी, उससे हमारे बिजनेस पे क्या क्या चेंजेस आए या फिर इंडस्ट्री पे क्या क्या चेंजेस आए, वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो कंपटीशन बढ़ गया। अब क्योंकि एमएनसीज आए जा रही थी इंडिया में, लाइसेंसिंग भी हट गई थी, तो कंपटीशन तो बढ़ना ही था। इंडियन फर्म्स को कंपटीशन फेस करना पड़ा। डिमांडिंग कस्टमर ज्यादा हो गया। अब कस्टमर के पास बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन होने लग गई थी, लिटरेसी लेवल बढ़ने लग गया था। अब उन्हें पता है कि उन्हें कौन सा प्रोडक्ट खरीदना है, कौन सा नहीं। और क्योंकि बहुत सारी फर्म्स आ गई है, काफी ज्यादा कंपटीशन बढ़ गया, तो कस्टमर के पास बहुत सारी चॉइसेस होती है कि वो कौन सा प्रोडक्ट खरीदना चाहता है। रैपिड चेंजिंग टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। टेक्नोलॉजी जो है वो बढ़ती जाती है, कॉस्ट मिनिमम होती जाती है प्रोडक्ट बनाने की। नेसेसिटी फॉर चेंज। अब यहाँ पर जैसे जैसे नई नई पॉलिसीज आती गई, तो डिमांड एंड सप्लाई में भी चेंजेस आते रहे, ठीक है। डिमांड एंड सप्लाई में चेंजेस आते रहेंगे तो गवर्नमेंट जो बिजनेस है वो भी अपनी पॉलिसीज और ऑपरेशन को बदलता रहेगा। तो चेंज आते रहते हैं बिजनेस इन्वायरमेंट में। और ह्यूमन रिसोर्स जो है वो बहुत ज्यादा टैलेंटेड चाहिए, ग्रेटर कमिटमेंट वाला चाहिए। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसा हो कि वो ह्यूमन रिसोर्स को काफी अच्छा बनाए, ठीक है, डेवलपिंग वाला बनाए, जिससे कि देश की और फर्म की इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी बढ़ जाए, है ना। मार्केट ओरिएंटेशन पहले जो था वो सेलिंग कंसेप्ट था कि मतलब जो भी मार्केट में बन रहा है बस वो बिक जाए। अब जो है मार्केटिंग कंसेप्ट है, यानी कि जो चीजें कस्टमर को चाहिए उन्हीं को बनाया जाता है, ठीक है। और इस तरीके से और मार्केटिंग रिसर्च करी जाती है, एजुकेशनल एडवर्टाइजिंग की जाती है, आफ्टर सेल सर्विसेज भी बहुत इंपॉर्टेंट हो चुकी हैं अब, है ना। अगला देखो, रिडक्शन इन बजटरी सपोर्ट टू पब्लिक सेक्टर। अब पब्लिक सेक्टर को बहुत कम बजट दिया जाने लग गया, जिसकी वजह से पब्लिक सेक्टर खुद पे खुद काम करता रहता है। और इसी की वजह से उनकी कंपनी में बहुत अच्छा यूटिलाइजेशन होता है रिसोर्सेज का। तो ये भी चीजें होती हैं, ठीक है। अब एक नई चीज आपके सिलेबस में ऐड हुई है, वो है डीमोनेटाइजेशन। क्या होता है, उसके फीचर्स क्या क्या है, ठीक है। तो डीमोनेटाइजेशन एक इकोनॉमिक पॉलिसी थी, ठीक है, या फिर एक ऐसा प्रोसेस था जिसकी वजह से सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ लीगल टेंडर कैंसिल कर दिया था एक करेंसी का, ठीक है। मान लो जैसे हमारे देश में आज कौन कौन से नोट है, 2000 का नोट है, 500 का नोट है, 200 का नोट है, 100 का नोट है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट इसको हैंडल करती है या फिर आरबीआई इसको हैंडल करता है ना। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने मना कर दिया था कि भाई इस करेंसी के नोट हम अब से इसका और हमारा कोई भी लीगल टेंडर नहीं है, इसका कोई सर्कुलेशन नहीं होगा अब देश में, और इसको माना ही नहीं जाएगा, ठीक है, एज अ फॉर्म ऑफ मनी। तो ये होती है डीमोनेटाइजेशन। ये एक इकोनॉमिक पॉलिसी होती है या फिर एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो अपना लीगल टेंडर कैंसिल कर देती है किसी एक पर्टिकुलर करेंसी का, जो कि अब मनी की तरह यूज नहीं होगी। तो इंडिया में डीमोनेटाइजेशन होती ही रहती है। जैसे कि सबसे पहले आई थी 1946 में, जब करेंसी जो थी 1000 और 10,000 के नोट की बंद हो गई थी बाय द आरबीआई। उसके बाद 46 के बाद 54 में और 78 में भी आई। अब पीछे कुछ सालों पहले, 7-8 साल पहले, 8 नवंबर 2016 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी 500 और 1000 के नोट जो है वो डीमोनेटाइज करे थे। और उन्होंने ये पाया, और उसके बाद उन्होंने 2000 का नोट जो है वो चालू कर दिया था। तो उन्होंने ये देखा कि 86% मतलब डीमोनेटाइजेशन के बाद उन्होंने ये देखा 86% जो हमारे देश में पैसा था वो इनवैलिडली सर्कुलेट कर रहा था। तो इससे क्या होता है, ब्लैक मनी का जो सिस्टम है वो खत्म हो जाता है, ठीक है। अब फीचर्स क्या थे डीमोनेटाइजेशन के, वो देखो। सबसे पहले ये है कि पीपल हैविंग कैश फॉलिंग अंडर डिक्लेयर्ड इनकम। तो अब क्या होता है, लोगों को जैसे मान लो 1000 और 500 के नोट
कैंसिल हो गए, ठीक है, कि अब ये हम यूज़ नहीं कर सकते। तो अब लोग बाग जो है वो अपने 1000 और 500 के नोट को एक्सचेंज करवाएँगे 2000 के नोट से, ठीक है? तो जितनी भी ब्लैक मनी होगी वो निकल के आ जाएगी और लोगों को पेनल्टी देनी पड़ेगी ब्लैक मनी के ऊपर। अब ब्लैक मनी होती क्या है? ऐसी मनी जिसका हमें सोर्स नहीं पता चल रहा हो कि ये पैसा आ कहाँ से रहा है, और दूसरा जो लोग टैक्स नहीं भरते हैं, कोई ना कोई बहाना लगा देते हैं, तो उनका भी सामने आ जाता है कि इस इंसान ने टैक्स नहीं दिया हुआ, तो वो मनी जो है ब्लैक मनी कहलाती है और उसको पेनल्टी देनी पड़ती है। तो ऐसे-ऐसे डिमोनेटाइज़ेशन की वज़ह से हुआ था। फिर उसके बाद डिमोनेटाइज़ेशन एक स्ट्रिक्ट मेजर है जो कि गवर्नमेंट लेती है उन लोगों के लिए जो लोग टैक्स नहीं भरते हैं, और टैक्स वो चीज़ टॉलरेट नहीं की जाएगी, ना ही एक्सेप्ट की जाएगी, उनको भारी पेनल्टी देनी पड़ेगी। उसके बाद जैसे बैंक सिस्टम में बहुत सारा कैश डिपॉज़िट होता था कि हमारा निकलवाते थे और निकलवाते थे और चेंज करवाते थे अपने न्यू नोट्स। तो उससे क्या हुआ, नई डिपॉज़िट की स्कीम्स जो है वो आई, बैंक ने लोन्स देने लग गए थे एट लोअर इंटरेस्ट रेट, तो उससे नई-नई फाइनेंशियल स्कीम्स आती हैं। और लास्ट फीचर क्या है कि डिमोनेटाइज़ेशन जो है वो अब ज़्यादा सेविंग करवाने में हेल्प करने लग गया था और टैक्स का जो सिस्टम था वो भी इम्प्रूव हो गया था। तो ये कुछ फीचर्स है डिमोनेटाइज़ेशन के, और डिमोनेटाइज़ेशन आई होप आपको समझ में भी आई होगी। इसी के साथ-साथ हमारा जो चैप्टर है वो खत्म होता है, एंड आई होप आपको मेरे समझाने का तरीका और वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम पे ज़रूर से भी ज़रूर फॉलो कर लेना। सो इफ यू लाइक द वीडियो एंड द एक्सप्लेनेशन देन प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।